अब जो बेटा ध्यान से बात करते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स, इसकी बात करते हैं बेटा। जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? अपने लिए चैप्टर क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट किन सेंस में, ध्यान से समझो बेटा कि देखो जीओसी के बाद में जो अपनी आगे की केमिस्ट्री होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है बेटा कि आगे केमिस्ट्री में आपको बार बार क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए होता है। हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हम बार बार लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो पता तो होना चाहिए ना रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, क्लियर है? तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के हिसाब से, क्लियर है? ऑर्गेनिक के कंसेप्ट को समझने के लिए, वैसे तो ऑर्गेनिक में तो रिएक्शंस है, लेकिन उनका जो फिजिकल मीन है वो इसी चैप्टर से आता है बेटा। आपको याद है ये चैप्टर इक्विलिब्रियम में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां पर भी इसने बहुत तंग किया था। उस वक्त अपन ने तो पढ़ा नहीं पाए थे 11th में, लेकिन अब अपन इसको ऑर्गेनिक से पहले पढ़ेंगे। फिजिकल का चैप्टर है लेकिन अपन इसको ऑर्गेनिक से पहले पढ़ेंगे। आ रही बात में? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। भाई केमिकल काइनेटिक्स है क्या? तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है बेटा, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? रिएक्शन की रेट क्या है। अब देखो ध्यान से कि अगर अपन रेट की बात करें कि रेट क्या है, अगर मैंने आपको इससे पहले एक एग्जांपल समझाऊं बेटा, कि मैंने कहा कि एक रिएक्शन, देखो ध्यान से सामने देखो बेटा, ये अपने पास क्या है बेटा, ग्राफ है। इसमें अपन ने यहाँ एनर्जी ली है, यहाँ पे अपन ने क्या लिया बेटा, ये बेटा आपके पास कार्बन डायमंड है, और ये ग्राफ बाद में बात करेंगे कैसे बनता है। ये कार्बन डायमंड है और ये कार्बन ग्रेफाइट है। ये क्या है बेटा, कार्बन है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बेटा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्या है बेटा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखना, आप एक्स एक्सिस पे हमेशा लेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कोई पूछेगा नहीं बार बार ये एक्स एक्सिस पे क्या है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में आप टाइम ले सकते हो, कंसेंट्रेशन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत है नहीं है, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते हो आप। अब अगर मैं बात करूं कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट में से, तो मैं तुमसे पूछूं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है, बताओ भाई। ग्रेफाइट की एनर्जी ज्यादा है कि डायमंड की? देख नीचे देख इधर, डायमंड की एनर्जी ज्यादा है, और डायमंड की एनर्जी ज्यादा है, ग्रेफाइट की एनर्जी कम है। तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बात करूं, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि जो बेटा एनर्जी होती है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। किसकी होती है बेटा? तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, डायमंड कम स्टेबल है। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं बात करूं, तो आज नहीं तो कल डायमंड को ग्रेफाइट में जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। तो इन दोनों एलोट्रॉप्स में से ग्रेफाइट एलोट्रॉप ज्यादा स्टेबल है, और ग्रेफाइट वाला अगर एलोट्रॉप ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? ग्रेफाइट, क्लियर? ये थर्मोडायनेमिक्स कहती है। तो इसका मतलब तुम्हारे घर पे पड़ा हुआ डायमंड एक दिन कोयला बन जाएगा, ऐसा होगा जिसके भी है रीजन पर। ये थर्मोडायनेमिक्स कहती है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स कहती है रिएक्शन होके रहेगी, डायमंड को ग्रेफाइट बन के रहेगा। लेकिन काइनेटिक्स कहती है ये, अब थर्मोडायनेमिक्स तो होगा लेकिन तुमने तो घर पे होते हुए देखा नहीं, लेकिन काइनेटिक्स कहता है ऐसा होने में करोड़ों साल लगेंगे। ऐसा होने में क्या लगेंगे? करोड़ों साल, मतलब 1 करोड़ साल बाद में होगा। आ रही समझ में? तो सिंपल, ऐसा कोई फर्क है नहीं पड़ना, 1 करोड़ साल किसने देखे? बोलो कोई दिक्कत है? तो अब देखो सिंपल सी कहानी है कि हमें ये चीज ध्यान रखनी है। हमें ये चीज क्या रखनी है बेटा, ध्यान, कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में मिले हो तो पढ़ के आए थे, थर्मोडायनेमिक्स था। क्या था बेटा? थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें ग्रेफाइट और डायमंड मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट से मतलब रखते थे और किसी चीज से मतलब नहीं रखते थे। आगे बात समझ, थर्मोडायनेमिक्स में क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट। तुम याद करो थर्मोडायनेमिक्स में अपन यही करते थे, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ऐसा ही करते थे ना हर बार, डेल्टा एच डेल्टा पी डेल्टा जी। तो ये सब के सब थर्मोडायनेमिक्स फिनोमिना थे। क्या थे बेटा? थर्मोडायनेमिक्स फिनोमिना। हमें अब पढ़ना है काइनेटिक्स फिनोमिना। काइनेटिक्स कहती है स्पीड, क्या कहती है बेटा? स्पीड या पाथ ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का ये वाला पोर्शन ये तय करता है केमिकल काइनेटिक्स। क्या तय करता है? केमिकल काइनेटिक्स। तो अब जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला पोर्शन भी होगा, ये वाला भी होगा। ये तो मिले में पढ़ के आए, स्टेबिलिटी। अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये तय करेगा काइनेटिक्स। कौन तय करेगा? तो इन दोनों का हमारी ऑर्गेनिक में यूज क्या है? देखो हम कोई लैब में रिएक्शन करने से पहले क्या करते हैं, अपन पहले उसका फिजिकल फिनोमिना देखते हैं कि कर सकता है या नहीं कर सकता। आ रही बात में? हमने अगर मान लो किसी रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक फिनोमिना देखा और पता किया कि थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से रिएक्शन पॉसिबल है, तो ये कभी नहीं होगी, काइनेटिक्स लगाने की जरूरत थी। हमने कहा ये हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती। आ रही बात में?
फिर अगर मान लो थर्मोडायनेमिक्स कहता है ये रिएक्शन होगी, अगर वो हाँ भरता है तो हम काइनेटिक्स देखेंगे। अब मान लो एक रिएक्शन होने में 50 साल लगेंगे, तब भी हम क्या कहेंगे कि नहीं होगी रिएक्शन, ये रिएक्शन है नहीं होगी। सारी भाषा में तो हम दो फिनोमिना देखते हैं, कि पहले देखते हैं कि उसका होगी या नहीं होगी, तो वो तो थर्मोडायनेमिक्स बताएगी। फिर अगर होगी तो उसकी स्पीड क्या है, ये कौन बताएगा, काइनेटिक्स। तो दोनों को आपस में इंटरमिक्स नहीं करना है, काइनेटिक्स को काइनेटिक्स का काम करने देना, थर्मोडायनेमिक्स को थर्मोडायनेमिक्स से बस इतना तय करना होगी या नहीं होगी। और थर्मोडायनेमिक्स किस में डील करता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में डील करता है, जबकि काइनेटिक्स किस में डील करता है, इंटरमीडिएट्स में। अभी पढ़ेंगे इंटरमीडिएट चैप्टर में, स्पीड में डील करता है, रिएक्शन की स्पीड क्या है, तो पाथ को डील करता है काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को पाथ से को लेना देना, प्रोडक्ट बताओ क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंपैरिजन करता है, जबकि काइनेटिक्स क्या तय करता है बेटा। आगे बात में अब जो बेटा हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, तो ये ऑर्गेनिक में जाके दोनों मिक्स होंगे, अभी तो हमारे सिर्फ काइनेटिक्स पढ़ना है, सिर्फ काइनेटिक्स है यहाँ तो। और थर्मोडायनेमिक्स का तो फिनोमेना, जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो कुछ बहुत सारे रिएक्शंस में दोनों बातें लड़ पड़ेंगी, काइनेटिक्स कहेगा ये होगा, थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा ये होगा, तब हम देखेंगे किसकी मानेंगे, जो ताकतवर होगा उसकी मानेंगे। आ रही बात में, तो अब सिंपल सी कहानी, काइनेटिक्स हमें क्या बताती है कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील विथ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, स्पीड। कि सर रिएक्शन की स्पीड कैसे निकालते हैं, अगर मैं तुम्हें नॉर्मली स्पीड को कहूं तो क्या करते हो रे, कि डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ पे अपने पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, क्या होगा बेटा, और अपने पास क्या होगा, प्रोडक्ट, यही होगा बेटा। मैंने कहा टाइम टी इक्वल टू 0 पे इस पे ए था, और टाइम टी इक्वल टू T1 पे इसमें से a माइनस एक्स चला गया, तो अपन क्या कहेंगे कि गया अमाउंट डिवाइडेड बाई टाइम, कि कितनी स्पीड से ये इसका अमाउंट है, घट रहा है या बढ़ रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन वही स्पीड है बेटा, तो क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम नॉन एज ए रेट ऑफ रिएक्शन, कि यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में चेंज होता है, डिवाइडेड बाई टाइम। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, पक्का। यहां तक क्लियर हो बेटा, कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन ए टाइम। अब नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी यूनिट क्या होगी, तो आपको पता है चेंज इन कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है रे, मोल पर लीटर, क्या होती है बेटा, ये तो कंसेंट्रेशन की, और टाइम की यूनिट क्या होती है, एसआई, सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मोल पर लीटर है सेकंड। अब इस सेकंड की जगह वो मिनट भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, मिनट भी। और मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है बेटा, मोलेरिटी की, किसकी होती है, तो वो एम अपॉन सेकंड ऐसे भी लिख सकता है, मोलेरिटी को एम से लिखते हैं ना, एम अपॉन सेकंड, एम अपॉन मिनट, एम अपॉन आवर, कुछ भी लिख सकता है उसकी मर्जी। ऐसा ही सेकंड, ऐसा यूनिट क्या है बेटा, सेकंड। क्या यहां तक समझ में आया बेटा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, समझने का टॉपिक है, आराम समझो। अब जो बेटा अगर मैं तुमसे एक बात कहूं कि अपने पास एक रिएक्टेंट था जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, किसी टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये ए था और ये 0 था, इनिशियल तो बेटा रिएक्टेंट ही होगा। अब मैंने कहा इस रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में चला गया, तो हमने कहा ए में से एक्स चला गया, ए में से क्या चला गया, तो इसमें क्या बन गया बेटा, बन गया। बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान सामने देखो बेटा, अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट बात करूं, अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट, अगर मैं रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश करूं, तो क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कि फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस ए डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस ए इनिशियल टाइम। अब देखो बेटा ध्यान से, आपको पता है बेटा रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन, फाइनल कंसेंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स, और इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है बेटा, ए डिवाइडेड बाय टी, फाइनल कितना है T1, इनिशियल कितना है 0, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में, माइनस एक्स अपॉन ए टी। ये आपकी क्या आ गई बेटा, रेट क्या आ गई बेटा, किसके अकॉर्डिंग, रिएक्टेंट के। लेकिन अगर मैं यही चीज प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग निकालना चाहूं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आनी चाहिए बेटा, कि प्रोडक्ट की फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी है एक्स, इनिशियल कितनी थी 0, टाइम कितना है T1, तो एक्स अपॉन ए। अब एक के हिसाब से रेट नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, एक के हिसाब से इस तरह ये डेविएशन क्यों आ रहा है, इसे अपन मैथमेटिकल एरर बोल रहे हैं अपनी डेफिनेशन के साथ में। कि सर देखो सिंपल सी कहानी है, अगर आप गाड़ी को आगे चला रहे हो तो स्पीड का स्पीडोमीटर आगे चल रहा होता है, लेकिन जब उस गाड़ी को पीछे चला रहे होते हो तो क्या होता है बेटा,
क्या स्पीडोमीटर टूट के पीछे जाता है क्या? वो आगे ही बढ़ता है। मतलब हमने क्या कर रखा है, स्पीडोमीटर को सिखा रखा है कि तू ये मत दे, गाड़ी आगे जा रही है पीछे, तुझे तो आगे बढ़ना है। मतलब हमने मॉड्यूल्स लगा रखा है। क्या लगा रखा है बेटा उसके लिए? मॉड्यूलस। अब यहाँ पर भी हमें पता है कि इसकी रेट नेगेटिव ही आएगी हमेशा। कि सर नेगेटिव, कोई बता सकते हैं रिएक्टेंट की रेट नेगेटिव ही क्यों आएगी? क्योंकि बेटा रिएक्टेंट के अंदर हमेशा फाइनल कंसेंट्रेशन इनिशियल से कम ही होगी, क्योंकि रिएक्टेंट वही तो है जो अपने आप को प्रोडक्ट में ले जा रहा है, तो उसकी फाइनल तो हमेशा घटेगी। फाइनल तो इनिशियल से कम होगी ना, और इसका फाइनल हमेशा बढ़ेगा। अगर इसकी फाइनल रेट हमेशा इनिशियल से कम ही होनी है तो इसका मतलब नेगेटिव आना है, लेकिन हमें पता रेट नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। तो अपन शाणे, अपन क्या है बेटा, अपन ने इस फॉर्मूले में पहले से ही प्लस माइनस ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? प्लस माइनस। अगर नेट पॉजिटिव आ रही है तो प्लस चलने दो, और नेगेटिव आ रही है तो बाहर पहले माइनस लगा लो। क्या लगा लो? और प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है रिएक्टेंट में। अगर मान लो पहले से एक एक माइनस लिखा होता तो और पॉजिटिव आता। तो ये अब आपको क्या ध्यान रखना है कि मास्टर तो ऐसे ही करता रहता है, हमें ध्यान रखना है जो आंसर आए वो -5 कभी नहीं आना चाहिए, +5 होना चाहिए। -7 आ रहा है तो +7 होना चाहिए। बाकी तो सब कहानी है, बाकी सब है आगे बात में। अब हमने एक चीज ऐड कर दी ताकि दिमाग में सेट रहे कि रिएक्टेंट की जो रेट होगी ना उसे माइनस से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ताकि पहले माइनस से लिखो, ताकि आंसर क्या आ जाए बेटा? प्लस। आगे बात में तो देखो बेटा ध्यान से, ये अपने पास एक रिएक्शन है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सब जानते हो ना बेटा, उन्हें बोलते हैं जिनसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। जिनसे रिएक्शन को क्या किया जाता है? बैलेंस। तो मैंने कहा एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B रिएक्ट करके बनाती है N3C प्लस N4AD। अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें देखो ए क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट है, तो ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो ए क्या होगा? डिसअपीयर होगा। ए क्या होगा बेटा? डिसअपीयर। ए का अमाउंट घटेगा। बी भी बेटा रिएक्टेंट है, ये भी क्या होगा बेटा? डिसअपीयर होगा। सी का क्या होगा बेटा? अपीयर या फॉर्मेशन। डी के अपीयर या फॉर्मेशन। तो इनका तो अमाउंट बढ़ेगा, इनका अमाउंट घटेगा। तो हमने रिएक्टेंट की रेट माइनस से लिखना शुरू कर दी। हमें कोई कहे कि डी अपॉन डी टी क्या होता है, तो आप कहना कुछ नहीं होता, लेकिन माइनस डी अपॉन डी टी, क्योंकि अगर आपने डी अपॉन डी टी लोगे सिर्फ तो लास्ट में आंसर क्या आएगा? माइनस में। वो हमें मंजूर है, तो हम पहले माइनस डी अपॉन डी टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस डी अपॉन ए डी टी। तो आप जैसे बोलोगे माइनस डी अपॉन डी टी, तो माइनस डी अपॉन डी टी क्या होता है बेटा? डिसअपियरिंग रेट। किसकी? ए की। तो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ये रिएक्टेंट है। क्या है बेटा? तो जैसे बोला डिसअपियरिंग रेट, तो इसमें पूरा काउंट होगा ये, इस पूरे का नाम डिसअपियरिंग रेट ऑफ ए। तो माइनस डी अपॉन डी टी क्या है बेटा? डिसअपियरिंग रेट ऑफ ए। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, माइनस डीबी अपॉन डी टी क्या होगा बेटा? डिसअपियरिंग रेट ऑफ ए बी। ये इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। डीसी अपॉन डी टी, अगर मैं माइनस डीसी अपॉन डी टी बोलूं तो सही बात है क्या है कि सर ये तो गलत बात है, प्रोडक्ट है वो। क्या है बेटा? अगर आपने माइनस लिया तो इसका तो पहले प्लस है, ऑल ऑन माइनस आ जाने, तो इसको अपन प्लस से लिखेंगे। तो प्लस डीसी अपॉन डी टी क्या है बेटा? फॉर्मेशन रेट। और डी अपॉन डी टी क्या है बेटा? तो देखो कि सर इतनी रेट है यहाँ पे, सब बराबर है क्या? देखो सब बराबर हो ये जरूरी नहीं। जैसे तुम सबको क्रिकेट का बेसिक नॉलेज तो होगा ही, तो देखो क्रिकेट के अंदर दो बैट्समैन है, एक ए और एक ए बी। हमने कहा जो ए है इसने 100 बॉल में 200 रन बना रखे हैं। 100 बॉल में कितने रन बना रखे हैं? बी ने 100 बॉल में 100 रन बना रखे हैं। तो जो ए की स्ट्राइक रेट, मतलब पर बॉल कितने रन बनाए इसने? 2 रन। मतलब परसेंटेज में कितना हुआ? 200%। किस स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है बेटा? 200% से। आ रही बात में? जो बी है वो पर बॉल कितने रन बना रहा है? एक। तो उसकी स्ट्राइक रेट क्या हुई परसेंटेज में? 100%। ये ए की रेट और ये बी की इंडिविजुअल रेट है, लेकिन जो टीम की देखी जाएगी वो तो एवरेज आएगी दोनों की। तो इन दोनों का बीच का आंसर आएगा, वो आएगा 150। 300 बॉल में 300 रन बने, सॉरी 200 बॉल में 300 रन बने, और 200 बॉल में 300 रन बने, तो अपन टीम का क्या बोलेंगे बेटा? 150। बोलो कोई दिक्कत है? तो यहां पर भी वही है बेटा, ये ए के डिसअपियरिंग की रेट है, ये बी की, ये सी की, ये डी की। ऑल ओवर रेट ऑफ रिएक्शन तो एवरेज आएगी ना। ऐसा थोड़ी अकेला ए भाग रहा है, अकेला ए भी नहीं भाग सकता, साथ में बी को लेके भागना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी मिलके तो प्रोडक्ट में जाएंगे। ऐसा थोड़ी अकेला ए तो पहुंच गया, बी आ जाना अपन तो पहुंच गए प्रोडक्ट, तेरा देख ले। ऐसा तो होना नहीं है। या सी कह दे अपन बन चुके हैं, डी तो अभी बना ही नहीं है, साथ में बनेंगे। तो जो ऑल ओवर रेट आएगी वो तो नेट आना है। वो तो क्या आना है बेटा? नेट। ऐसा नहीं कि सर ए को भगा दो, बी का कुछ नहीं है तो आलसी आदमी है, ये बेचारा प्रोडक्ट बना देगा, ऐसा नहीं होना है। तो जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन है
वो कैसे डिफाइन होती है? ये तो इंडिविजुअल है, क्या है बेटा? इंडिविजुअल। तो माइनस डी अपॉन डी टी, डीबी अपॉन डी टी, डीसी अपॉन डी टी और डीडी अपॉन डी टी, ये इंडिविजुअल किसी की रेट। अब जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसको कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, नेट रेट। आपको कुछ नहीं करना, देखो बेटा सबकी रेट लिख देनी है, माइनस डी अपॉन डी टी, माइनस डीबी अपॉन डी टी, डीसी अपॉन डी टी और डीडी अपॉन डी टी। उसके बाद उन्हीं के स्टोइकियोमेट्री का डिवाइड कर दो, N1 N2 N3 N4 सब बराबर है। ऐसे बराबर नहीं है, ये टर्म इसके बराबर है पूरे के। आगे बात में माइनस डी अपॉन डी टी, मैंने नहीं कहा डीसी अपॉन डी टी के बराबर है, माइनस डी अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई N1। तो मतलब ए की डिसअपीयरिंग रेट को N1 से डिवाइड करो, सी के फॉर्मेशन रेट को N3 से डिवाइड करो, तब दोनों बराबर है और सब रेट ऑफ रिएक्शन है। किसी से पूछ लो, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ, क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? ना ना, ये पूरी रेट ऑफ रिएक्शन है। हो सकता है N4 1 हो तो ये भी हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात है? क्या बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो ध्यान से। जैसे हमें इसके लिए लिखना है N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? 2NH3। आ रही बात में? तो मुझे पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी एन टू अपॉन डी टी इक्वल टू डी एच टू अपॉन डी टी इक्वल टू डी अमोनिया अपॉन डी टी। अब मुझे पता है इसके नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, इसको। बोलो कोई दिक्कत है? तब बराबर है, वरना बराबर है। ध्यान रखना, लिखते समय 3 लिखना ना। 2HI कन्वर्ट होता है H2 प्लस I2 में, तो जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा? माइनस DHI अपॉन डी टी इक्वल टू DH2 अपॉन डी टी इक्वल टू DI2 अपॉन ए। क्या ये बात समझ में आई बेटा? रफ कॉपी निकालो, क्वेश्चन करो। हाँ बेटा, हाँ पूछो बेटा डाउट। माइनस डी है ना, N2 से डिवाइड कर दिया ना, अपने स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके सब बराबर है। सबको बराबर होना पड़ेगा ना बेटा, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके। माइनस डी अपॉन डी टी थोड़ी बराबर है माइनस डी बी अपॉन डी टी के। N1 से डिवाइड करने के बाद तो वही आएगा, इसमें भी N2 से डिवाइड करने के बाद है। भाई चल तो रहे नेट तो एक साथ ही है ना भाई, अकेला तेज चलता हुआ दिख रहा है लेकिन नेट तो उतना ही आना है। मैंने कहा ये N1 गुना ज्यादा जा रहा है तो N1 से डिवाइड कर दिया, इसको N2 से डिवाइड कर दिया, तब तो बराबर ही आना है। बोलो कोई दिक्कत है? अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, रुको एक बार, तुम्हें दिख गया? फिर भी तो कर दे, फिर भी तेरे से आंसर नहीं आया तो तेरी तो मौत है। चलो करो ये क्वेश्चन, तुझसे अब भी नहीं हुआ तो तेरी तो मौत है, यूं मान ले तू। देखो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है हमें बेटा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड आउट फॉर्मेशन रेट ऑफ N2H2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन इफ रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ अमोनिया। डिसअपियरिंग ऑफ अमोनिया, इसका मतलब अमोनिया किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? N2 प्लस 3H2 में कन्वर्ट होगा। अब मुझे पता है बेटा डी अमोनिया अपॉन डी टी क्या होता है बेटा? डिसअपियरिंग रेट है। तो हमें डिस, अब मुझे इसको नेट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी अमोनिया अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा? माइनस सॉरी प्लस डी एन टू अपॉन इक्वल टू डी एच टू अपॉन इसको 1/3 से डिवाइड करूंगा, इसे 1/2 से डिवाइड करूंगा। बोलो यही होगा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि अगर हमने ऐसा लिख लिया, अब हमें दिया क्या है? ये तो हमने नेट लिख लिया, हमें अमोनिया की डिसअपियरिंग रेट दी है। अमोनिया की डिसअपियरिंग रेट क्या होती है बेटा? माइनस डी अमोनिया अपॉन टी। ये अमोनिया की डिसअपियरिंग रेट है। आ रही बात में? तो इसका मतलब आपको ये वैल्यू गिवन है। जब भी डिसअपियरिंग बोला जाएगा तो माइनस डी अमोनिया अपॉन डी टी मेंशन है। डी अमोनिया अपॉन डी टी तो कुछ होता ही नहीं है, तो माइनस डी अमोनिया अपॉन डी टी क्या कहलाता है? डिसअपियरिंग रेट। इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 5। मतलब ये जो सर्कल में ये ग्रीन वाला सर्कल है इसकी वैल्यू 5 है। ऐसा नहीं कि डी अमोनिया अपॉन डी टी की वैल्यू 5 है ना, माइनस डी अमोनिया अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? 5। तो रख दो फॉर्मूले में। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस ग्रीन वाली जगह 5 रखोगे, 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 2.5 डी एन टू अपॉन इक्वल टू 1/3 डी एच टू अपॉन बोलो यही होगा।
अब इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तो आ गई बेटा, ये रही, एंड डी एन टू अपॉन डी टी भी आ गई, लेकिन डी एच टू अपॉन डी टी ये थोड़ी है बेटा, ये है सिर्फ डी एच टू अपॉन डी टी। तो आए बात समझ में? इसका मतलब 1/3 डी एच टू अपॉन डी टी क्या है, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन रेट है क्या? नहीं, 1/3 थोड़ी है बेटा डिवाइडेड में। भाई हमें पता है 1/3 डी एच टू अपॉन डी टी भी 2.5 होगा, लेकिन ये तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन नहीं है ना, ये है हाइड्रोजन की फॉर्मेशन। तो बताओ डी एच टू अपॉन डी टी कितना आएगा? 7.5। बोलो कोई दिक्कत है? आसान था, समझ में आया बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, चलो ये वाला क्वेश्चन करो सबके सब, खुद से देखो। अरे सिंपल है, कहते एच आई अभी लिखवाई थी, एच आई की रिएक्शन 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2 लिखो। चलो अब इधर देखो, हमें पता है बेटा कि 2HI कौन है बेटा? 2HI किस में कन्वर्ट होगा बेटा? H2 प्लस I2 में। तो मैं क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 DHI अपॉन माइनस साइन इक्वल टू DH2 अपॉन इक्वल टू DI2 अपॉन DT। अब आपको दिया क्या है बेटा? डिसअपीयरिंग रेट ऑफ HI, मतलब आपको माइनस DHI अपॉन DT कितना दिया हुआ है? 10। अच्छा, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन दिए गए, सॉरी, फॉर्मेशन रेट ऑफ हाइड्रोजन इज 10। तो अगर हाइड्रोजन मतलब DH2 अपॉन DT दिया हुआ आपको 10, तो आपको पता है तो बेटा क्या हो जाएगा? माइनस हाफ DHI अपॉन इक्वल टू 10। तो बताओ माइनस DHI अपॉन DT क्या आ गया? 20। अब इस माइनस को तो नहीं लेके जाना है, क्योंकि DHI माइनस DHI अपॉन DT को तो बोलते हैं डिसअपीयरिंग रेट। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 20। और रेट ऑफ रिएक्शन पूछता तो कितना होता है? 10 ही। और DI2 अपॉन DT भी 10 मोल पर लीटर सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी, नेक्स्ट करके दिखाओ। एक सेकेंड, चलो करो। अब सुनाओ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इट चेंज फ्रॉम 0.6 टू 0.3 इन 20 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें बेटा ए की क्या, ए बेटा अपने पास क्या है? रिएक्टेंट। ए क्या अपने पास में? रिएक्टेंट। तो अपने को क्या निकालना है बेटा? रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 DA अपॉन ए। अपन आगे का भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -1/3 DB अपॉन ए इक्वल टू DC अपॉन DT। अब आपको इस बार डी अपॉन डी टी दिया ही नहीं है माइनस, तो पहले से निकालो बेटा, माइनस डी अपॉन डी टी चाहिए हमें। और आपको पता है बेटा माइनस डी अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ? डीए का मतलब क्या है बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो आप क्या लिखोगे? सी फाइनल, सी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस ए। और इसके बाहर क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि माइनस नहीं लगा हो तो सिर्फ डी अपॉन डी टी हुआ ना। अब सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, तो सी फाइनल कितना है बेटा? 0.3, इनिशियल कितना था? 0.6। तो कितना बचेगा बेटा? 0.3 माइनस 0.6, बाहर तो माइनस है ही। और नीचे टाइम कितना दिया है बेटा? 20 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस, देखो यहां से माइनस 0.3 बचेगा, माइनस माइनस बाहर से पहले ही पहले तो क्या हो जाएगा? प्लस। और क्या आएगा? 0.3 डिवाइडेड बाई 20। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 0 अरे एक मिनट सुन ले मेरे भाई, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा? इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो डिवाइड करेंगे तो देखो 0 से डिवाइड होगा तो 15 आना चाहिए था, लेकिन 2 पॉइंट आएगा तो 0.15 यही आएगा। तो बोलो हाँ या ना में?
रिएक्शन 0.015 क्या 3/200? ये भी सही होता, कोई मना ही नहीं। ये लो 3/200। अब खुश हो, अब इसमें डिवाइड कर लेना। अब जो ध्यान से हमें पता है ये माइनस डी अपॉन डी टी आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बेटा 1/2। इस डब्बे की जगह क्या लिखेंगे 3/200। तो क्या जाएगा बेटा, इसको सोल्व आउट कर लेना, 0.7 कुछ आएगा, पॉइंट लगा लेना, देख लेना आगे बात में। तो आपको लाइन वाइज करो ना, आराम से आंसर आएगा, जल्दबाजी किस चीज की। आगे बात में तो देखो, अगर आपसे रेट दे तो डायरेक्ट रख दो, डिसअपीयरिंग पूछे तो इस पूरे डब्बे का बताना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में डिसअपीयरिंग पूछा था, क्या पूछा था बेटा डिसअपीयरिंग। अब की बार आपको कंसंट्रेशन दी, अगर मान लो इसकी कंसंट्रेशन गिवन होती तो कोई टेंशन नहीं थी, बाहर माइनस नहीं लगाते, इसकी जो रेट आती वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 1/4 हो जाता। आगे बात में, और ऊपर से बेटा ध्यान से कि 3 की वजह से हमें माइनस डीबी अपॉन डी टी पूछता तो क्या करते, इसी चीज को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन माइनस डीबी अपॉन डी टी बोलते, क्या बोलते। अगर आपसे मैं पूछ लेता माइनस डीबी अपॉन डी टी बताओ तो आप क्या लिखते बेटा 3/400 इक्वल टू -1/3 डीबी बाई, तो माइनस डीबी अपॉन डी टी क्या आएगा बेटा, तो ये क्या है बी की डिसअपीयरिंग रेट। अब ये नहीं कि माइनस उधर भेज दो, माइनस समेत बोलना है डिसअपीयरिंग रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कि फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर लीटर सेकेंड एंड मोल पर लीटर आवर, और ये रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, ले रहा है मोल पर लीटर सेकेंड में। देखो इसमें क्या होता है बेटा, तुमसे चलो पहले तुम कर लो, गलतियां तो करो तभी तो बताऊंगा, जल्दी करो। हाँ देखो बेटा ध्यान से, इसमें एक कॉमन गलती जो होती है सुन लो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 60 मोल पर लीटर सेकेंड। अब इसमें गलती क्या होती है कि इसमें सेकेंड इनवर्स में है, और आप शाने बहुत हो, आप अपने लगाते हो दिमाग। तो अब तुम्हें पता है बेटा कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे 1/60 मिनट, यही होगा। अब आपको क्या इनवर्स में, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, तो जहां सेकंड लिखा है वहां ये ले जाके रख दो, कितना आएगा बेटा 60 मोल पर लीटर, और सेकंड की जगह लिखो 1/60 मिनट, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा मोल पर लीटर। जो तुमसे गलती होती है, तुम शान क्या करते हो सीधा 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो, अरे सेकंड ऊपर मल्टीप्लाई में थोड़ी रिवर्स में है, तो इनवर्स तो आप तो करो ही मतलब नोटेंगी, तो तुम्हें आती है तुम तक रखो, सेकंड की जगह ले जाके मिनट की वैल्यू रख दो कि 1 सेकंड में इतने मिनट होते हैं, इसकी जगह रख दो। आगे समझ में। अगर आपको आवर में बदलना है तो आपको पता है 60 मोल पर लीटर है, और 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं, इतने आवर होते हैं बेटा 1 सेकंड में, तो बस उसकी जगह ले जाके रख दो ना इसे। हाँ तो कितना आ जाएगा 3600 इंटू 60 है छरी मोल पर लीटर है। अगर मान लो आपको ऐसे गिवन होता 90 मोल पर लीटर आवर, और मैं कहता सुन लो किसे मिनट में बदलो, तो आप क्या करते हैं 90 मोल पर लीटर आवर की जगह क्या लिख देते 60 मिनट, और सेकंड करना होता तो आवर की जगह क्या लिख देते 3600, और इस मिनट को करना होता तो वापस इसकी जगह क्या लिख दो 60 सेकंड। तो नोटंकी कर रही क्यों रहे हो, बस सिंपल सा काम करो ना तुम्हें, क्योंकि जो तुम कर रहे हो बेटा वो मिनट तब होता है जब सेकंड मल्टीप्लाई में होता है, ये इनवर्स में है बेटा, किसमें है, तो आप एस की जगह उठा के वैल्यू रख दो। अगर मैं इसे कहता एमएल में बदलो तो लीटर हटा के उसकी जगह क्या लिख दो 1000 ml, अपने आप एमएल में आ जाएगा। मीटर क्यूब में बदलो तो लीटर हटा के उसकी जगह क्या लिख दो 10⁻³ मीटर क्यूब, तो लीटर हटा के उसकी जगह वैल्यू रख दो आगे मीटर क्यूब में, अब बाकी अपने आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है बेटा, अब इस जो मोल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं बेटा, तो जो स्टोइकियोमेट्री में जो आप बराबर कर रहे हो ना खेल, देख कर लेता हूं, जो आप कोई भी रिएक्शन आपको गिवन आती है तो आप लिखते हो N2 + 3H2 रिएक्ट करके बनाता है 2 अमोनिया, तो जो आप ये खेल कर रहे हो ना रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू DN2 अपॉन A, dt इक्वल टू 1/3 DH2 अपॉन A इक्वल टू 1/T
डी अमोनिया अपॉन ए dt। ये सारा खेल मोल में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? मोल में। मतलब रेट आपकी मोल में होनी चाहिए सब में। मोल पर लीटर ग्राम पर लीटर सेकंड जो भी है। ऐसे नहीं कि एक का वेट दिया हो। जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, find out rate of formation of SO2 if rate of disappearing of SO3 is 64 ग्राम पर लीटर पर सेकंड। 64 ग्राम पर लीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन गिवन है और रिएक्शन में लिख देता हूं। क्या बेटा? 32। SO3 कन्वर्ट होता है SO2 प्लस हाफ O2 या फिर 2O2। इसको बड़ा बैलेंस कर लेना इसे। जो बेटा जब भी रिएक्शन को इस मेथड को लगाओ ना, एक और चीज सुन लो, ये सब इंटीजर में लिखा होना चाहिए। अगर ये हाफ O2 तो पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। ठीक है? सारे किसमें लिखे होने चाहिए? सेम इंटीजर में। अगर 3/2 हो तो पूरी इक्वेशन को 3 से। ये सब फ्रैक्शन में नहीं लिखना, सिंपल इंटीजर लिखना। वन बाई 5 हो तो पूरी इक्वेशन को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते फिर सोल्व करते। और आंसर बता, सुन लो आंसर और लिख लो। आंसर के लिए फाइंड आउट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 है ना, उसमें लिखना आंसर गिवन इन ग्राम पर लीटर सेकंड। आंसर भी आपको किसमें देना है बेटा? ग्राम पर लीटर सेकंड में। आंसर भी आपको ग्राम पर लीटर सेकंड में देना है और गिवन भी आपको ग्राम पर लीटर है सेकंड है। गिवन मास अपन मोलर मास हो गया मोल। करो बेटा फटाफट करो। अब सामने देखो, देखो पहले, बाद में बात करना, पहले देखते हैं। जो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि DSO3 अपॉन dt दिया हुआ है। डिसअपियरिंग रेट दी हुई है इसकी कितनी है बेटा? 64 ग्राम पर लीटर पर सेकंड। और हमें पता है कि अपने जो नोटेंगी जो अपन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू DSO3 अपॉन dt माइनस 1/2 इक्वल टू प्लस 1/2 DSO2 अपॉन इक्वल टू DO2 अपॉन ये करते हैं। तो मुझे इस नोटेंगी के साथ साथ पता है कि माइनस DSO3 अपॉन dt किसके बराबर है? DSO2 अपॉन dt के फॉर्मेशन के बराबर है। अब मुझे ये पता लग जाए किस राय तो दे रखी है, लेकिन मैंने कहा ये यहाँ पे कंपेरेबल नहीं है क्योंकि ये ग्राम में और यहाँ पे कंपेयर होता है मोल में। तो पहले इसे मोल में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? मोल में। तो आपको पता है SO3 का मोलर मास कितना होता है बेटा? SO3 का मोलर मास कितना है? 80। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये ग्राम में है बेटा, तो अगर मैं दोनों तरफ मोलर मास से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं बेटा? इधर भी मोलर मास से डिवाइड कर दूं, इधर भी किससे डिवाइड कर दूं? ये है मोलर मास। तो ये रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मोल पर लीटर में। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 60 अपॉन 4 अपॉन 80 ग्राम पर तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर है सेकंड। भाई एक वेट था, वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दिया, किसमें आ गया बेटा? मोल में। तो आपका आंसर क्या आ गया? 64 अपॉन 80 मोल पर लीटर है सेकंड।
ये आंसर हो गया DSO3 अपॉन dt का, किसमें बेटा?